Hello everyone, welcome back to my channel Believe Biology। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम क्लास 12th का जो थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसे कवर करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो हम इस वीडियो में वन शॉर्ट वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। मीन्स ह्यूमन में कौन सा मोड है रिप्रोडक्शन का? सेक्सुअल है। और जो ह्यूमन है वो विविपेरस है। विविपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखिए ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, विविपेरस और ओविपेरस। ओविपेरस तो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एग ले करते हैं, ठीक है। और विविपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बर्थ देते हैं एक चाइल्ड को। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है ह्यूमन में उसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सबसे पहले क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर आपने इससे पहली जो मैंने वीडियो अपलोड करी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12th की ही एक चैप्टर की, उसमें हमने प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें सबसे पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, फिर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद में आगे के स्टेप्स होते हैं। सेम इसी तरीके से ह्यूमन में भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सबसे पहले फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का, जिसे कि गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और फिर ट्रांसफर होता है स्पर्म का इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिसे कि इंसेमिनेशन बोलते हैं। उसके बाद में फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, जिस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है फिर आगे चल के। एंड उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है और इसका अटैचमेंट होता है यूट्रस की वॉल पर, उसे बोला जाता है इम्प्लांटेशन। एंड देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जिसे कि गैस्टेशन बोलते हैं, जो 9 मंथ का पीरियड होता है ह्यूमन में, उसे गैस्टेशन पीरियड बोला जाता है। एंड देन डिलीवरी ऑफ द बेबी, इसे बोला जाता है पार्टोरिशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें? गैमेटोजेनेसिस, देन इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में इम्प्लांटेशन, उसके बाद में गैस्टेशन एंड देन पार्टरिशन। ये सीरीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी आपको हो सकता है अगर आप में से कोई ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो हो सकता है कि उसके लिए थोड़ा सा समझने में ऐसा लगे कि बहुत कंफ्यूजिंग चीजें आ गई स्टार्टिंग में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन सब स्टेप्स के बारे में अभी हम धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट हम जान लेते हैं, जैसे गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो सबसे पहले उससे भी पहले हम क्या पढ़ेंगे? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ये सब, ठीक। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक, जिससे कि जिस इसमें अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि स्कॉर्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं? अ पेयर ऑफ डक्ट ईच डिफरेंशिएटेड इनटू रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। और तीसरा आता है इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये ऑर्गन्स हैं एक तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। प्राइमरी कौन सा है? टेस्टिस। सेकेंडरी कौन कौन से हैं? रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड। और तीसरा क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक। अब देखिए जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है, ठीक, कि एक पाउच की फॉर्म में, जिसे कि स्कॉर्टम बोला जाता है। और ऐसा क्यों होता है? अगर रीजन पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में तो आपको बताना है कि जो स्कॉर्टम है वो टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको एक तरीके से लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। The are situated outside the abdominal cavity in a pouch called scrotum, which help in maintaining the low temperature of testis necessary for spermatogenesis. स्कॉर्टम जो है वो टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो लो मेंटेन रखता है, जिससे कि जो लो टेम्परेचर है वो जरूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। जेनेसिस वर्ड जिसमें भी लग रहा है बाद में, इसका मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन, किसी चीज का बनना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म।
अब देखिए, हर एक टेस्टिस में, अभी तो टेस्टिस की बात करी, टेस्टिस स्कोर्टम में प्रेजेंट होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर लो टेम्परेचर की जरूरत होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। हर एक टेस्टिस में, जैसे कि एक पेयर होता है ना टेस्टिस का, तो एक टेस्टिस में 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक लोब्यूल में हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है जिसमें कि स्पर्म बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, टेस्टिस में 250, हर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल प्रेजेंट है। हर एक लोब्यूल में एक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है और हर एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उसमें दो तरीके की सेल्स मिलती हैं, एक तो मेल जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल। ठीक है, मेल जर्म सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। मेल जर्म सेल से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और जो सर्टोली सेल है वो नरिशमेंट का काम करती है। अब नेक्स्ट है एक और सेल के बारे में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टडी करते हैं, उसका नाम है लेडिग सेल। लेडिग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल भी से बोला जाता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास प्रेजेंट होती है। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है जो कि कौन सीक्रेट करती है, लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियस सेल, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, अराउंड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो, आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दे रखा है। ठीक, यहाँ पे टेस्टिस दिखाई दे रहा है, टेस्टिस, ये दो टेस्ट मतलब दोनों साइड टेस्टिस दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि पेयर प्रेजेंट होता है टेस्टिस का। ठीक है, टेस्टिस प्रेजेंट है, यहाँ पे ये यूरेथ्रा। अगर डायग्राम बनाने के लिए आ रहा है तो आप इसमें से जो मेन मेन जो जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटलिया, इन सबको अच्छे से लेबल कर दीजिएगा, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड, यूरेटर, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, रेटिटेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ग्लैंस पेनिस और फोरस्किन। ठीक है, इनमें से मैक्सिमम चीजें अभी आप धीरे धीरे से पढ़ोगे ना इस चैप्टर को तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी एक एक, तो लेबलिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक बार डायग्राम को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। या फिर अगर जैसे कि ऐसा भी हो जाता है कई बार कि डायग्राम दे दिया और किसी पर्टिकुलर जगह पर, जैसे कि यहाँ पे इस जगह ए लिख देंगे कि बताओ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो इस तरीके से अगर आपने डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर किया है तो डायग्राम बेस्ड किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को, कहाँ से, टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो स्पर्म को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है टेस्टिस से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर, which urethra which originate from urinary bladder and extend through penis to its external opening urethral meatus। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है कि इजैकुलेटरी डक्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म का। ठीक है, अब देखिए जो पेनिस है, पेनिस को बोल जाता है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो पेनिस है वो पेनिस का जो एनलार्ज्ड एंड होता है उसे बोला जाता है ग्लैंस पेनिस, और वो कवर होता है एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से जिसे कि फोरस्किन बोला जाता है। अब बात करते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स की, तो इसमें आते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, पेयर्ड बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और जो इन ग्लैंड्स का सीक्रेशन है, ठीक है, सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स फ्रॉम द फॉर्म्स द सेमिनल प्लाज्मा। इन सभी ग्लैंड्स का जो सीक्रेशन है उसे बोला जाता है सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो सीक्रेशन है बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, वो हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये जो वीडियोस बनाई जा रही है ये रिवीजन पर्पस के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम जो मेन मेन चीजें हैं वो जान चुके हैं, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेन मेन पॉइंट तो हम इसमें कवर कर चुके हैं। ठीक है, इससे बाद में अगर इस वीडियो को देखने के बाद में एक बार आप एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं तो दैट दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। ओके, तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जैसे कि उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब थे। इसमें
ये सब होते हैं, और साथ में एक और ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे कि मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो फीमेल में क्या होती है, ओवरी, ओवरी का एक पेयर प्रेजेंट है। मेल में क्या था, टेस्टिस का एक पेयर था। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डक्ट सिस्टम होता है जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, यूरेट्रस, वो सॉरी यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना। और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होता है और मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए जो ओवरीज हैं वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं, फिर फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती हैं और कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट करती हैं, ठीक। और जो हर एक ओवरी है उनके उसके ऊपर थिन एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, मतलब कि कवरिंग होती है एपिथेलियम की, जो जिसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। और ये ओवेरियन स्ट्रोमा डिवाइड होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला में। तो देखिए हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि जो हर एक ओवरी है उसके ऊपर कवरिंग होती है एपिथेलियम की, और इस एपिथेलियम के अंदर क्या होता है, ओवेरियन स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। मतलब इस जो एक कवरिंग हो रही है ना, इस पूरे में अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्या फॉर्म करता है, एक तरीके से कवरिंग है ये, ठीक। तो इसके अंदर जो ये प्रेजेंट है मटेरियल, इसे हमने बोला ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक। और ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेड्यूला। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है इसमें फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जो फेलोपियन ट्यूब है वो ओवरी से यूट्रस को जोड़ने का काम करती है एक तरीके से, ठीक है। जो पार्ट फेलोपियन ट्यूब का ओवरी के पास होता है वो तो फनल शेप का होता है, और फनल शेप का होता है, उसे बोलते हैं इन फंडिब्यूलम, ठीक है। और इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, उन्हें बोला जाता है फिम्बरे। इन फंडिब्यूलम से आगे जब चल के एम्प्यूलर रीजन होता है, और जो ये है ये ज्वाइन करता है यूट्रस के साथ में आइस्थमस रीजन से। इसे आप डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, अभी मैं डायग्राम में लेबल करके बताऊंगी। और जो यूट्रस होता है वो एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे कि वोम भी बोला जाता है। यूट्रस वेजाइना में ओपन होता है सर्विक्स के थ्रू, और जो कैविटी होती है सर्विक्स की जिसे कि सर्विकल कैनाल बोलते हैं, इसे बर्थ कैनाल भी बोला जाता है। सर्विक्स वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन भी करता है। और जो वॉल होती है यूट्रस की उसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है टिश्यूज की। अब देखिए यहाँ पे एक बार लेबलिंग देख लेते हैं। ये तो है ओवरी का पेयर, ठीक। और जो ओवरी के ये है फेलोपियन ट्यूब, ये वाला पार्ट। और फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट ओवरी के सबसे ज्यादा करीब है, ठीक है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे कि फेमरी बोला जाता है। और जो पार्ट ओवरी के सबसे ज्यादा करीब है उसे इनफंडिब्यूलम बोला जाता है। फिर इनफंडिब्यूलम से आगे चल के एम्प्यूला होता है, और एम्प्यूला से आगे आइस्थमस रीजन होता है। ये सब क्या है, ये रीजन जो है एम्प्यूला, आइस्थमस, ये फेलोपियन ट्यूब का ये रीजन ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करता है। यूट्रस में देखिए ये यूट्रीन कैविटी प्रेजेंट है, और यहाँ पे 3 लेयर प्रेजेंट है यूट्रस में, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। फिर यूट्रस से आगे यहाँ पे सर्विक्स होता है, सर्विकल कैनाल ये होती है, और वेजाइना ये होता है। यहीं पे बर्थ कैनाल इसे भी बोला जाता है, बर्थ कैनाल, ठीक है। अब देखिए वॉल जो होती है यूट्रस की उसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है वो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है। मायोमेट्रियम जो है वो मिडल थिक लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। और एंडोमेट्रियम क्या होती है, ये होती है इनर वॉल होती है यूट्रस की, जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कई सारे साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब देखिए बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और वेजाइना, हाइमिन, क्लाइटोरिस, ये सब। अब देखिए मोन्स प्यूबिस क्या होता है, मोन्स प्यूबिस होता है क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। एक तरीके से टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि स्किन से कवर है और प्यूबिक हेयर से कवर्ड है। फिर नेक्स्ट है इसमें लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है, फ्लैशी फोल्ड होता है जो कि वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है। वेजाइनल ओपनिंग के आसपास एक तरीके से फ्लैशी पार्ट प्रेजेंट होता है, उसे लेबिया मेजोरा बोलते हैं।
लेबियम माइनोरा क्या होता है? पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबियम मेजोरा। लेबियम मेजोरा के अंदर लेबियम माइनोरा एक तरीके से ये भी पेयर्ड फोल्ड होता है टिश्यू का। जो ओपनिंग होती है वेजाइना की वो या तो पार्शियली कवर मीन्स जो ओपनिंग होती है वेजाइना की वो पार्शियली कवर होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसे कि हाइमिन बोला जाता है। ठीक है। और जो टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है अपर जंक्शन पे दो लेबिया माइनोरा के यूरेथ्रल ओपनिंग से अबोव, उसे क्लाइटोरिस बोला जाता है। ठीक। अब देखिए जो मेमोरी ग्लैंड्स है, मेमोरी ग्लैंड्स क्या है? एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें कि ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और फैट प्रेजेंट होता है, और हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि एल्वेली होती है, और ये एल्वेली मिल्क को सीक्रेट करती है। और जो मेमोरी डक्ट है वो ज्वाइन करती है मेमोरी एम्प्यूला को। मीन्स जो मेमोरी डक्ट है वो ज्वाइन करके फॉर्मेशन करती है मेमोरी एम्प्यूला का। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या सीक्रेशन होता है। ठीक है। अब देखिए गैमेटोजेनेसिस दो दो टाइप हम इसमें पढ़ेंगे। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो कि किसमें होगा? मेल्स में होगा। और oogenesis जो कि ओवम का या फिर एग का फॉर्मेशन जो कि किसमें होगा? फीमेल्स में होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस में टेस्टिस में मैच्योर मेल जर्म सेल जो है ना स्पर्मेटोगोनिया जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट थी वो स्पर्म प्रोड्यूस करती है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू। और कब करती है? प्यूबर्टी के दौरान। ठीक है। और जो स्पर्मेटोगोनिया है वो सेमिनिफेरस के इनर साइड पे प्रेजेंट होता है, उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और वो नंबर में बढ़ जाता है। हर एक स्पर्मेटोगोनियम में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है स्पर्मेटोगोनिया के बारे में। ठीक है। अब देखिए स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करता है जिसमें कि मियोटिक डिवीजन होता है, और फिर वो फर्दर म्यूटिक डिवीजन टू रिप्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैविंग 23 क्रोमोसोम। यहाँ पे देखिए जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने माइटोसिस होने के बाद में स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुआ। मियोसिस से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ। जो स्पर्मेटोगोनिया था उसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, और जो ये है स्पर्मेटोसाइट है उसमें जब मियोसिस हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का जब फॉर्मेशन हुआ तो इसमें 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। अब देखिए जो स्पर्मेटिड है वो spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हुआ किस प्रोसेस के द्वारा? स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा। और जो स्पर्म हेड है, स्पर्म हेड रिमेन एम्बेडेड इन सर्टोली सेल एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल प्रेजेंट थी, तो जो स्पर्म के हेड है वो उसमें एम्बेडेड होते हैं और वो रिलीज हो जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से किस प्रोसेस के दौरान? स्पर्मिएशन के दौरान। अब यहाँ पे देखिए प्यूबर्टी के टाइम पे 46 क्रोमोसोम में स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ, फिर फर्स्ट मियोसिस हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम हो गए, फिर सेकेंड मियोसिस हुआ, उसमें स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ, और फिर डिफरेंशिएशन हुआ और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होने को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। और जो ये स्पर्मेटोजोआ है जब इनका हेड सर्टोली सेल से रिलीज हो जाता है इसे बोला जाता है स्पर्मिएशन, और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। अब देखिए हार्मोनल कंट्रोल की बात करें अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की तो इसे देखते हैं। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, spermatogenesis initiated due to the increase in secretion of gonadotropin releasing hormone by hypothalamus। स्पर्मेटोजेनेसिस जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है वो कब बढ़ता है? जब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का एक तरीके से सीक्रेशन होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट होता है।
जब GnRH बढ़ता है, GnRH इसे ही बोला जाता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को शॉर्ट में बोल देते हैं। तो जो GnRH है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, मींस एक तरीके से सिग्नल प्रोवाइड करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और सीक्रेशन करता है दो हार्मोन का, जिन्हें कि एक तरीके से बोल देते हैं गोनेडोट्रोफिन, जो कि LH और FSH होते हैं। LH का फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH की होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जो है वो तो लेडिंग सेल पर वर्क करता है और एंड्रोजन का सीक्रेशन कराता है। लेडिंग सेल का दूसरा नाम भी हमने पढ़ा था अभी, तो आप मुझे कमेंट में बताइए क्या नाम है, लेडिंग को और क्या बोलते हैं। और FSH जो है वो सर्टोली सेल पे वर्क करता है और कुछ ऐसे फैक्टर्स का सीक्रेशन कराता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्पफुल होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें, एक तो हेड प्रेजेंट होता है, एक नेक प्रेजेंट होती है, एक मिडल पीस प्रेजेंट होता है और एक टेल प्रेजेंट होती है। जो स्पर्म हेड है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हैप्लोइड न्यूक्लियस होता है, और जो एंटीरियर पोर्शन है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है जिसे कि एक्रोसोम बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे एक्रोसोम बोलते हैं। हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये नेक प्रेजेंट है, ये मिडल पीस प्रेजेंट है जिसमें कि माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, एनर्जी सोर्स होते हैं स्विमिंग के लिए या फिर बोल सकते हैं मूवमेंट के लिए, और ये टेल प्रेजेंट होती है। जो ह्यूमन मेल है वो 200 टू 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोटस इजैकुलेट करते हैं, रिलीज करते हैं। और जो सेमिनल प्लाज्मा है, सेमिनल प्लाज्मा में क्या, सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज, कैल्शियम, ये सब चीजें प्रेजेंट थी। सेमिनल प्लाज्मा क्या था कि जो सभी ग्लैंड्स हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सभी ग्लैंड्स हैं उनसे जो सीक्रेशन हो रहा है उसको हम बोलते थे सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म को बोला जाता है सेमेन। जो फंक्शन है मेल सेकेंडरी डक्ट का एंड ग्लैंड्स का, वो मेंटेन कर जाता है एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा। और एंड्रोजन हार्मोन किस सेल के द्वारा रिलीज होता है, लेडिंग सेल के द्वारा। लेडिंग सेल का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। अब देखिए oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ चुके। oogenesis क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। और ये काफी बोल सकते फैक्ट जैसा है कि जो oogenesis होता है ना उसकी स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियो के, जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। इट स्टार्टेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन मिलियंस ऑफ oogonia गैमेट मदर सेल आर फॉर्म्ड इन ईच फीटल ओवरी। ठीक है, मीन्स जब फीमेल बर्थ भी नहीं लेती उससे पहले ही उसकी ओवरी में oogonia का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए जो गैमेट मदर सेल है उसमें डिवीजन होता है और वो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में एंटर करती है। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट किसका, मियोटिक डिवीजन का। और टेम्परली अरेस्टेड रहती है उसी स्टेज में, मीन्स रुकी रहती है। और इस स्टेज में जो ये होते हैं oogonia या फिर गैमेट मदर सेल, इसे बोल जाता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte के हर एक प्राइमरी oocyte के अराउंड लेयर होती है सेल्स की, और उस लेयर को एक तरीके से नाम दिया गया है अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। और जब ये लेयर इसमें प्रेजेंट होती है सिंपली, तो जब गैमेट मदर सेल प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट होती है, मीन्स रुकी रहती है, उसे तो बोलते हैं प्राइमरी oocyte। और जब इस प्राइमरी oocyte के अराउंड एक लेयर आ जाती है ग्रेनुलोसा सेल की, तो उसे बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल। तो देखिए ये सब काम जो है ये जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है फीमेल बेबी का, उस टाइम पे हो रहा होता है, तो यहाँ पे प्रोसेस रुक जाता है। फिर प्यूबर्टी के टाइम पे 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं हर एक ओवरी में। ठीक है, और इससे आगे का प्रोसेस प्यूबर्टी के बाद में स्टार्ट होता है, मीन्स प्यूबर्टी के टाइम पे। यहाँ पे देखिए प्राइमरी फॉलिकल ये दिखाई दे रहा होगा, फिर इससे नेक्स्ट टर्शियर फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल का, फिर यहाँ से ओवम। अब देखिए जो प्राइमरी फॉलिकल है
उसके ऊपर गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। अगर एक लेयर प्रेजेंट होती है ग्रेनुलोसा की तो बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, अगर कई सारी लेयर प्रेजेंट होती है तो बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, और फिर ऐसे ही टर्शरी फॉलिकल में वो एक तरीके से टर्शरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और टर्शरी फॉलिकल जो होता है उसमें एक, यहाँ पे देख सकते हैं आप, टर्शरी फॉलिकल में एक आपको कैविटी जैसा दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें फ्लूइड फिल होता है, फ्लूइड, ठीक है, ऐसा कुछ लिक्विड जैसा सब्सटेंस, और इसे बोला जाता है कंटेन फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। यहाँ पे देखिए जो उगोनिया है उसमें माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ, अभी क्रोमोसोम नंबर 46 है, और ये कब की बात चल रही है, फीटल लाइफ है, ठीक है, जब तक बेबी गर्ल ने जो है बर्थ नहीं लिया है। अब प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, और यहाँ पे देखिए बर्थ हो गया, चाइल्डहुड भी चला गया, प्यूबर्टी के दौरान फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे क्या होता है, एक साथ साथ में एक पोलर सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ में एक पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ चल रही होती है और उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुके हैं, मियोसिस कंप्लीट हुआ ना, इसलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुके हैं, और ओवम का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। जो टर्शरी फॉलिकल है उसमें और चेंजेस आते हैं, वो मैच्योर होता है, मैच्योर फॉलिकल में फॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, और उससे बोल जाता है मैच्योर फॉलिकल, वो ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है और उससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। देखिए एक बार देख लीजिए इस डायग्राम को, प्राइमरी फॉलिकल था, फिर टर्शरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है उसे एंट्रम बोलते हैं, फिर और मैच्योर हुआ टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ, फिर इसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने और सेकेंडरी oocyte के बाहर निकलने को, मीन्स ओवम के बाहर निकलने को, ओवम के रिलीज होने को ओवरी से बोला जाता है ओव्यूलेशन, ठीक। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, फीमेल्स प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स के एग्जांपल है जैसे कि ह्यूमन, मंकी, एप्स, ये सब, और इस प्रोसेस को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के दौरान स्टार्ट होता है, और जब स्टार्ट होता है उस स्टार्ट को बोलते हैं मेनार्क। फेजेस देख लेते हैं इसकी, तो इसमें 4 फेजेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज में एक तरीके से समझिए इसे 28 डेज का एक साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और जो मेंसेस होता है, मीन्स जो ब्लड फ्लो होता है, वो इस साइकिल में 3 से 5 दिन होता है। जो इसमें क्या होता है, एलएच का जो प्रोडक्शन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है इस फेज के दौरान। अभी हम फेज टू फेज बात करेंगे, ठीक है। तो हर एक फेज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोन में कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ रहा है, कौन से हार्मोन का कम हो रहा है, क्या क्या एक तरीके से क्या ओवम में क्या क्या एक तरीके से बोल सकते हैं कि चेंजेस आते हैं, या फिर पूरा जो प्रोसेस है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो तो रिड्यूस हो गया, ठीक है, और जो हार्मोन्स होते हैं जो जैसे कि प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन भी कम हो जाता है, प्रोजेस्ट्रोन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। जो हार्मोन है एस्ट्रोजन वो भी रिड्यूस हो जाता है इस दौरान। और जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम क्या था, यूट्रस की इनर वॉल, वो ब्रेक हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन बिगिन, मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। ये वॉल जब ब्रेक होती है ना यूट्रस की, तभी ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है। और इस वॉल के ब्रेक होने की वजह से ही वो इतना क्रैम्प और पेन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जो सेल है एंडोमेट्रियम की, वो उसका सीक्रेशन, ब्लड और अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ये तीनों चीज मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। अब देखिए सेकंड है फॉलिकुलर फेज। अब एक बार इसे समराइज कर लीजिए, मेंस्ट्रुअल फेज में ना 3 से 5 दिन ब्लड फ्लो होता है, एलएच, प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन तीनों का लेवल डाउन चल जाता है, तीनों ही क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होती है, और एंडोमेट्रियम, ब्लड और अनफर्टिलाइज्ड ओवम मिलके क्या बनाते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो, इन्हीं की वजह से होता है। सेकंड है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज कब से कब तक होती है, तो डे 6 से डे 13 तक या फिर 14,
28 डे का जो साइकिल है उसमें, इसमें FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसका सीक्रेशन होता है इस एक तरीके से इस फेज में क्या होता है, द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिर इसी फेज में एस्ट्रोजन का सीक्रेशन भी होता है, मीन्स एक तरीके से बढ़ता है। जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन से जो एंडोमेट्रियम अभी ब्रेक हुई थी ना लास्ट स्टेज में, वो दोबारा से एक तरीके से फॉर्म होना शुरू हो जाती है। यूट्रस की जो वॉल है एंडोमेट्रियम, वो एस्ट्रोजन की वजह से दोबारा से फॉर्म होनी शुरू हो जाती है, और जो एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाती है क्योंकि तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें, और जिसकी वजह से जो यूट्रीन ग्लैंड है उस एक तरीके से ब्लड वेसल्स वगैरह उसमें बढ़ोतरी होती है। तो फॉलिकुलर फेज क्या है, 6 to 13 या फिर 14 तक चलती है। FSH का सीक्रेशन होता है जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का सीक्रेशन होता है, और एस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम जो ब्रेक डाउन हुई थी वो दोबारा से प्रोलिफरेट हो जाती है। प्रोलिफरेट का होता है मतलब दोबारा से ग्रो होना एक तरीके से। नेक्स्ट है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में देखो, जो इसमें ना LH और FSH ये अपनी पीक लेवल पे होते हैं, और ये कब होती है, ये होती है अबाउट 14th डे। इसमें जो एस्ट्रोजन है उसकी कंसंट्रेशन भी ब्लड में बढ़ जाती है, और जो LH है उसका भी सीक्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर हो जाता है और ओवम उससे बाहर निकल जाता है, और इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओव्यूलेशन के लिए मेन हार्मोन कौन सा है, तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ओव्यूलेशन होता है। ये हार्मोन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा। ल्यूटियल फेज जो है ये 15 डे से लेकर 28 डे तक हम इसे बोलते हैं ल्यूटियल फेज है। इसमें जो है कॉर्पस ल्यूटियम, इसमें कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करते हैं प्रोजेस्टेरोन को, एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है, और जो यूट्रीन ग्लैंड है वो मतलब जो यूट्रस में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो हार्मोन्स वगैरह का सीक्रेशन स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पे देखिए हमने कौन कौन सी फेज पढ़ी इसमें, एक तो मेंसेस हमने इसमें पढ़ा, ठीक है, और फिर इसमें प्रोलिफरेटिव फेज पढ़ी और सीक्रेटरी फेज पढ़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंसेस में आपको क्या करना है, इसे आपकी एनसीईआरटी में नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया होगा, ये जो ग्राफ है इसमें आपको देखना है कि किस, जैसे 14th है, 14th पे हर एक हार्मोन का सीक्रेशन जो है वो बढ़ा है, जैसे कि एस्ट्रोजन देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, LH और FSH दोनों अपनी पीक पे है, ठीक है, और जो ये है सीक्रेटरी फेज है इसमें प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, ठीक। नेक्स्ट है इसमें हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो FSH है उसकी वजह से तो एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, जो LH है LH की वजह से प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है, और जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसमें एस्ट्रोजन का सीक्रेशन बढ़ता है, और जो एक सेकेंड, जो 1 मिनट यहाँ, जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसमें एस्ट्रोजन का सीक्रेशन बढ़ता है, पहले तो कम होता है लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ता है, और जो LH होता है उसकी वजह से ही ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। प्रोलिफरेटरी फेज जो है उसमें एस्ट्रोजन का सीक्रेशन एक तरीके से एस्ट्रोजन की वजह से ही होता है, एस्ट्रोजन की वजह से ही एंडोमेट्रियम दोबारा से थिकन होती है और दोबारा से बननी शुरू होती है, और जो सीक्रेटरी फेज है उसमें प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है। ये तो अभी मैंने आपको समराइज कराया है इन सब पॉइंट्स के थ्रू, तो आप एक बार वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो देखिए ड्यूरिंग कोइटस या फिर कॉपुलेशन भी जिसे बोला जाता है, तो सीमन जो है वो रिलीज होता है वेजाइना में, जो मोटाइल स्पर्म है वो swim rapidly to reach the junction of isthmus and ampulla of fallopian tube। fallopian tube में जो आइसस और एम्प्यूला प्रेजेंट है वहां पर स्पर्म तेजी से मूवमेंट करके पहुंचते हैं। जो ओवम है, ओवम भी वहां पे रीच करता है, मीन्स ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है।
उस टाइम पे फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। और कहाँ पे होता है? एम्प्यूलरी आइस्थमिक जंक्शन पे। ठीक है, मीन्स अगर आपसे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे आप? एम्प्यूलरी आइस्थमस जंक्शन। और जो एक्रोसोम है स्पर्म का, जो ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी स्पर्म में, उसमें एक्रोसोमल रिएक्शंस होती हैं और जिसकी वजह से वो कुछ स्पर्म लाइजीन से रिलीज करता है, जो कि किसी एग को डिसॉल्व करता है, एग के एनवेलप को। जो देखिए स्पर्म जो है ना, उसमें कैप लाइक स्ट्रक्चर थी जिसमें कि एक्रोसोम प्रेजेंट था। उस एक्रोसोम में कुछ रिएक्शंस होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हैं। उन रिएक्शन की वजह से कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि एग जो था ना, एग की आउटर कवरिंग को तोड़ने का काम करते हैं, एक तरीके से डिसॉल्व करने का काम करते हैं और पेनिट्रेट करते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं ओवम के अंदर एंट्री के लिए पाथ का फॉर्मेशन करते हैं। तो उन एंजाइम्स को बोलते हैं स्पर्म लाइजीन, जो कि ये काम करते हैं। जो स्पर्म लाइजीन है उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइजिंग एंजाइम। और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मतलब एग्जांपल जो नाम होता है उस एंजाइम का वो है हाइलुरोनिडेज, जो कि डिसॉल्व करता है, विच डिसॉल्व द हाइलुरोनिक एसिड पॉलीमर इन द इंटरसेलुलर स्पेस विच होल्ड द ग्रेनुलोसा सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा टुगेदर। दूसरा इसमें होता है कोरोना पेनिट्रेटिक एंजाइम, जो कि कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करता है। और तीसरा होता है एक्रोसिन, जो कि जोना पेलोसिडा को डिसॉल्व करने का काम करता है। अब ये देखिए यहाँ पे आपने डायग्राम देख सकते हैं। जोना पेलोसिडा देखिए ओवम है, ओवम के ऊपर कोरोना रेडिएटा लेयर प्रेजेंट है, जोना पेलोसिडा प्रेजेंट है। जोना पेलोसिडा को तो कौन डिसॉल्व करता है? एक्रोसिन। कोरोना रेडिएटा को कौन डिसॉल्व करता है? कोरोना पेनिट्रेटिक एंजाइम। और जो ग्रेनुलोसा सेल है, ग्रेनुलोसा सेल को कौन डिसॉल्व करता है? ये लाइजिंग एंजाइम हाइलुरोनिडेज। ठीक है, अब देखिए इसमें है फिर जब स्पर्म ओवम में एंट्री कर लेता है, अपने लिए पाथ बना लेता है, तब उसके बाद में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग द लेटर शोज अ कॉर्टिकल रिएक्शन टू रीच द एंट्री ऑफ मोर स्पर्म। ठीक है, in the reaction the cortical granules present beneath the egg plasma membrane release chemical substance between the ooplasm and the plasma membrane, जिसे कि विटिलाइन मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। एंड दीज सब्सटेंस रेज द विटिलाइन मेम्ब्रेन अबव द एग सरफेस। द एलिवेटेड विटिलाइन मेम्ब्रेन is called the fertilization membrane. The increased space between the ooplasm and fertilization membrane and chemical present in it effectively check the entry of other sperm. If polyspermy occur, that is more than one sperm enter the secondary oocyte, the resulting cell has too much genetic material to develop normally. देखिए इसमें अगर अगर आपको ये एज इट इज समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में से बता देती हूँ कि इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या। तो इसमें क्या होता है, जब एक स्पर्म एंट्री कर लेता है ओवम में तो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से सेल्स में, एग की जो सेल है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जो और स्पर्म है वो एंट्री ना कर पाए उस ओवम में। ठीक है, ये तो होगी एक बात। दूसरा है कि अगर एंट्री कर लेता है और स्पर्म एंट्री कर लेते हैं एक ओवम में, जिसे पॉलीस्पर्मी कंडीशन बोलेंगे, तो एक सेल के पास में ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल होता है, मीन्स उसे नॉर्मल डेवलप होने के लिए जितना जेनेटिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा उसके पास में जेनेटिक मटेरियल है। तो मे भी हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जैसे कि डेवलपमेंट वगैरह हो तो उसमें जो एक्सेस जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये ओवम की स्ट्रक्चर है, जैसे कि स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जो हैप्लॉइड गैमेट है वो फ्यूज होते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जो है वो यूट्रस की तरफ मूव करता है और इसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और फिर ये 2 सेल स्टेज में जाता है, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल और फिर 16 सेल, और जो इनसे बोल जाता है ब्लास्टोमियर।
जो ब्लास्टोमियर होते हैं 8 to 16 सेल, उन्हें बोला जाता है मोरूला। ठीक है, मोरूला में फर्दर डिवीजन होता है और वो ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जो ब्लास्टोमियर प्रेजेंट होते हैं ब्लास्टोसिस्ट में, वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक आउटर लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसे कि ट्रोपोप्लास्ट बोलते हैं, और एक इनर सेल मास का फॉर्मेशन होता है जिसे कि मींस इनर एक सेल के ग्रुप से इनर सेल मास का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो 8 to 16 सेल थी उसे मोरूला बोलते हैं। मोरूला डिवाइड होता है और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करता है। जो ब्लास्टोमियर होते हैं ब्लास्टोसिस्ट में, वो इस तरीके से एक तरीके से डिवाइड होते हैं कि आउटर लेयर बन जाए जिसे कि ट्रोपोब्लास्ट बोल लेंगे, और इनर ग्रुप ऑफ सेल बन जाए जिसे कि इनर सेल मास बोलते हैं। जो आउटर लेयर होती है ब्लास्टोसिस्ट की उसे ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, और वो अटैच होती है एंडोमेट्रियम से, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, जिससे आगे क्या होता है दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब देखिए जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, उसे बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। तो ये देखिए जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन कॉल्ड chorionic villi that along with uterine wall form functional unit between developing embryo and maternal body called placenta। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है जिसे कि कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, वो यूट्रीन वॉल के साथ में मिलके एक फंक्शनल यूनिट फॉर्म करती है एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में, जिसे कि प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा जो है वो फीटस से अटैच होता है एक अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, जो कि फूड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है एम्ब्रियो को। और जो हॉर्मोन्स है इसमें हॉर्मोन्स जो प्रेगनेंसी के दौरान एक हार्मोन होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, दूसरा होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और तीसरा होता है रिलैक्सन। ये सब रिलीज होते हैं वुमेन की बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये किसके द्वारा रिलीज कर जाते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इम्प्लांटेशन के आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद में जो इनर सेल मास है एम्ब्रियो जिसे बोलते हैं, वो डिफरेंशिएट होता है लेयर्स में। जो आउटर लेयर है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, इनर लेयर को एंडोडर्म बोलते हैं, और बीच में जो लेयर प्रेजेंट है उसे मीजोडर्म बोलते हैं। ठीक है, जो ये तीन लेयर है वो एक तरीके से बोल सकते हैं टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। तो देखिए जो इनर सेल मास है, it is important to note that the inner cell mass contain certain cell called stem cell which have the potency to give rise to all the tissues and organ। मतलब कि जो inner cell mass है उसमें तीन लेयर बनी है सेल्स की। तो बेसिकली क्या है ना, जो inner cell mass है उसमें ये इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें कि स्टेम सेल बोलते हैं, और स्टेम सेल वो सेल्स होती हैं जिनमें कि एक पोटेंशियल होता है कि वो नए टिश्यूज का फॉर्मेशन कर सकती है, मतलब सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज बना सकती हैं ये स्टेम सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म के। तो जो ह्यूमन है, तो देखिए ह्यूमन में 1 मंथ जब हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो जो एम्ब्रियो का हार्ट है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सेकेंड मंथ के बाद मतलब सेकेंड मंथ के लास्ट तक लिम्स और डिजिट का फॉर्मेशन हो जाता है, और बाय द एंड ऑफ 12 मंथ के एक सेकेंड बाय द एंड ऑफ 12 वीक आएगा यहाँ पे, नॉट मंथ, क्योंकि गेस्टेशन पीरियड तो 9 मंथ का ही होता है ना। एक सेकेंड यहाँ पे आप वीक कर लीजिएगा। बाय द एंड ऑफ 12 वीक मीन्स 3 मंथ। 12 वीक का मतलब क्या है, 3 मंथ, यानी कि बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो ऑर्गन्स हैं और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है वो डेवलप हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व इन 5th मंथ, एंड बाय द एंड ऑफ 24 वीक बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड एंड आईलैशेस, ये यहाँ पे आईलैशेस हैं, एंड एट द एंड ऑफ 9 मंथ fetus is fully developed। Next है parturition and lactation। Parturition is basically the process of delivery of fully developed fetus। इस प्रोसेस को बोलते हैं parturition।
एंड इस प्रोसेस के लिए जो सिग्नल्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं फुल्ली डेवलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा से, और यूटरीन कॉन्ट्रैक्शन को एक तरीके से इनिशिएशन का काम करते हैं ये सिग्नल। जब ब्रेन तक जाते हैं फिर वहाँ से सिग्नल आते हैं और यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसे बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और इस टाइम पे ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि रिलीज होता है। इट ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। एंड उसके बाद में बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क by the process of lactation, and the milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum which have several antibodies. So ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये कंप्लीट हो गया है वन शॉट लेक्चर में। अराउंड 45 मिनट के अराउंड ये जो वीडियो है ये बनी है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।